हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सर्किल। माय नेम इज जयेंद्र तिवारी। मैं आप लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी के लिए करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करा रहा हूं और ये सारे के सारे वीडियोस बीईओ परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ जो यूपीपीएससी की दूसरी परीक्षाएं हैं, जैसे अभी आरओ एआरओ की जो परीक्षा होनी है, के लिए भी ये वीडियोस बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं। एक एक प्रश्न जो भी मैं इन वीडियोस में लेकर आता हूँ, वो सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से याद रखिएगा, साथ ही साथ इनको रिवाइज करते रहिएगा। चलिए फिर हमारा ये आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीईओ करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन रहने का रिकॉर्ड बनाया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाएगा। ये क्रिस्टीना कोच हैं। क्रिस्टीना कोच, उन्होंने अंतरिक्ष में 289 दिन बिताए हैं और इनका ये रिकॉर्ड है। इनसे अधिक दिन अब तक कोई रहा नहीं है, तो इनका नाम याद रखिए, क्रिस्टीना कोच। ये आपसे पूछा जाएगा, बहुत ही लेटेस्ट न्यूज है ये। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस कंपनी के स्मार्टफोन में विश्व में पहली बार इसरो के द्वारा बनाए गए नेविगेशनल सिस्टम नाविक का इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की गई है? देखो, जैसे कि हम लोग गूगल मैप यूज करते हैं ना, तो वो क्या है, नेविगेशन सिस्टम है ना, हमें रास्ता बताता है, नेविगेट करता है। तो ऐसे ही इसरो ने एक बनाया है जिसका नाम है नाविक। ठीक। तो नाविक को अब किस मोबाइल में यूज किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाविक को रियलमी और जायोमी, ये दोनों ही मोबाइल अब यूज करेंगे नेविगेशन सिस्टम के तौर पर। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओएनजीसी और एचपीसीएल ने किस कंपनी में 34.56% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत लेटेस्ट है। आई थिंक कल या परसों की ही न्यूज है ये। ओएनजीसी और एचपीसीएल ने पेट्रोनेट एमएचबी पेट्रोनेट एमएचबी में ये हिस्सेदारी खरीदेंगे। तो याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके। भारतीय अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ओके। तो ये याद रखिए, भारतीय विज्ञान दिवस, ये जो कुछ डेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक वीडियो में मैं से एक या दो दिन होते हैं जिनको इंक्लूड करता हूं, जिससे कि आप ऐसे ही करंट पढ़ते पढ़ते इन्हें भी याद कर लें। ठीक है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया है और अब इनका नाम क्या हो गया इस विश्वविद्यालय का? याद रखिए, पहले जो नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय, जो अब बदल कर हो गया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। ठीक। तो थोड़ा सा ही चेंज किया है, पर अगर आपको ये पता नहीं है और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे और सोचोगे कि हो सकता है इसका नाम कुछ जैसे बीजेपी गवर्नमेंट में नाम रखे जाते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या दीनदयाल या इस तरीके से कुछ रखा जा सकता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप याद रखना, नाम ये हो गया है नया। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति यू विन मिंत के साथ सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है। तो आप ये चीज याद रखिए कि म्यांमार के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? यू विन मिंत। ठीक है। इनके साथ अभी मोदी जी की मुलाकात हुई थी और इसमें 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है। तो इनके म्यांमार के जो राष्ट्रपति हैं, इनका नाम आप जरूर याद रखिए, यू विन मिंत। ये यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यू विन मिंत। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस उच्च न्यायालय ने कॉलेज एवं स्कूल परिसर में सभी प्रकार के सामाजिक आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है। तो ये देखो, अभी क्या हुआ है, हाल में ही ये सूचना आई है कि केरल उच्च न्यायालय ने जितने भी स्कूलों के अंदर जो आंदोलन वगैरह होते हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो केरल उच्च न्यायालय में क्या बोला गया? इन्होंने ये बोला कि जो शिक्षा है ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक। तो अब क्या होता है कि जब इस तरीके के जो आंदोलन होते हैं तो उससे शिक्षा सभी बच्चों को मिल नहीं पाती है, क्योंकि आंदोलन सब लोग तो कर नहीं रहे होते हैं। आप समझ लो, अगर किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में आंदोलन वगैरह होता है, तो कम से कम कितने परसेंट, 10 या 15% लोग उसमें भाग लेते होंगे। तो कम से कम
कम से कम 75 से 80% जनता तो पढ़ाई से वंचित हो जाती है, शिक्षा से वंचित हो जाती है। तो ये एक तरीके से हमारे मौलिक अधिकार का हनन है। तो केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी भी कॉलेज या स्कूल परिसर के अंदर कोई भी प्रकार का राजनीतिक आंदोलन नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल ये लिस्ट निकाली जाती है और इससे क्वेश्चन भी कई बार आया है परीक्षा में। तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के हिसाब से सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस हैं और ये अमेजन के संस्थापक हैं। ठीक है, जेफ बेजोस, और इनकी जो संपत्ति है 140 अरब डॉलर की है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए इसी लिस्ट में ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो अरबपति लोग हैं वो कहाँ पर हैं? चाइना में। ठीक है, सबसे ज्यादा अरबपति चाइना में है, दूसरे नंबर पर यूएस में है और तीसरे नंबर पे इंडिया में है 138। ठीक है, तो इंडिया में अरबपति लोगों की संख्या हो गई है 138। अब देखिए इंडिया में जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं उनका नाम है मुकेश अंबानी। ठीक, तो इसी लिस्ट के हिसाब से जो सबसे अधिक अमीर हैं इंडिया में वो है मुकेश अंबानी। ओके, और इनका जो इस लिस्ट में क्या नाम है, क्या रैंक है? नवी रैंक है। पूरे विश्व में मुकेश अंबानी नवी रैंक पर आते हैं। ठीक है, और इंडिया में फर्स्ट रैंकिंग है इनकी और एशिया में प्रथम है। ठीक है, इंडिया में फर्स्ट होने के अलावा एशिया में भी ये प्रथम रैंक पर हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास का आयोजन किया? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यार ये जितने भी युद्ध अभ्यास होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको याद करते जाइए हमारे साथ साथ। इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास, इसका आयोजन भारत की वायुसेना, जो भारतीय वायुसेना है, और इंग्लैंड की जो वायुसेना है, इन दोनों ने मिलकर किया। ठीक है, तो हिंडन, गाजियाबाद में जो हिंडन एयर बेस है वहां पर इस अभ्यास को आयोजित करा गया, इंद्रधनुष अभ्यास, युद्ध अभ्यास। ठीक है, अच्छा इसके अलावा भी देखिए 2 युद्ध अभ्यास और भी हैं। अजय वारियर, ये भी इंडिया और इंग्लैंड के बीच होता है। ठीक है, अजय वारियर इंडिया और यूके करते हैं, ये सैन्य अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है ये अजय वारियर। और एक नौसेना अभ्यास है, नेवल फोर्स के बीच में होता है, इंडिया और यूके की ही, इसका नाम है कोंकण। तीनों याद रखिए, इंद्रधनुष वायुसेना के लिए, अजय वारियर आपकी आर्मी के लिए, और कोंकण ये है नेवल फोर्स के लिए, नौसेना के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में लॉन्च ईज 3.0 रिफॉर्म एजेंडा किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट, यह भी कल परसों की ही न्यूज है। ईज रिफॉर्म एजेंडा अभी भी इसको लॉन्च किया गया है, ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इस एजेंडा के अंदर इसका उद्देश्य क्या है मुख्य रूप से? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की जो बैंकिंग है उसकी तकनीकी को इंप्रूव करा जाएगा, स्मार्ट बनाया जाएगा। ठीक है, और इसमें यह प्रयास किया जाएगा कि जो कस्टमर्स हैं, जो ग्राहक हैं, उनके लिए बैंकिंग आसानी से सुनिश्चित हो सके, उनके लिए बैंकिंग के जो प्रोसेस है वो आसान हो सके और अवेलेबिलिटी भी आसान हो। आप ये समझ लीजिए बैंकों को तकनीकी रूप से और ज्यादा सक्षम बनाया जाएगा, स्मार्ट बनाया जाएगा। ठीक है, ईज 3.0। क्वेश्चन नंबर 11 है, डीआरडीओ ने अपना हाल ही में भारत का पहला जल रोबोट ड्रोन नौसेना को सौंपा है, इसका नाम क्या है? ठीक है, तो ये नाम याद रखिए, ईव रोफ ट्यूना, आई रोफ ट्यूना। ठीक है, आई है, ओके, आई रोफ ट्यूना, ये जो है भारत का पहला जल रोबो ड्रोन है। ये ड्रोन पानी के अंदर मूव कर सकता है और इसके अब पानी के अंदर जाके अपने सारे काम कर सकता है। तो ये भारत का पहला है। ओके, याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित हुआ है? ओके, तो बिहार के अंदर जातिगत जनगणना के प्रस्ताव को पारित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के अनुसार विश्व के 30 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है और इसमें
आप देखिए जो टॉप 30 में 21 शहर इंडिया के हैं। ओके, ये याद रखिएगा, 21 शहर इंडिया के हैं। आप लोगों में जिसको भी पता हो तो कमेंट करके बताइए कि इसमें पहली रैंकिंग पे जो इंडिया के सिटीज हैं उनमें पहली रैंकिंग पर कौन है, सबसे ज्यादा भारत का प्रदूषित शहर कौन है एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार बन गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार चीन हुआ करता था, पर अभी अमेरिका हो गया है। ठीक है, अभी डोनाल्ड ट्रंप आए हैं इनके साथ तमाम व्यापारिक समझौते हुए, जिससे कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार बन गया है। याद रखिएगा, अभी नंबर 1 पर यूएसए है और नंबर 2 पर है चाइना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अरब डॉलर का रक्षा समझौता किया है भारत के साथ। ठीक है, याद रखिएगा, 3 अरब डॉलर के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं मोदी और ट्रंप के बीच में। तो ये याद रखिए, डेटा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च किया है। याद रखिए, एमपी। क्वेश्चन नंबर 17 है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुजरात स्थित मोटेरा स्टेडियम में जिस कार्यक्रम में भाग ले रहे थे उस कार्यक्रम का नाम क्या है। ठीक, तो इसका नाम है नमस्ते ट्रंप। देखो, इसलिए ये अभी क्या है ना, अभी बहुत न्यूज में है, तो आपके लिए इसे याद रखना बहुत आसान है। पर जब 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे 2 महीने के बाद में, तब आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि ये नमस्ते ट्रंप था या नमस्ते इंडिया था, हाउडी ट्रंप था, है ना। तो 4 ऑप्शन जब होंगे तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसको थोड़ा ध्यान से एक बार देख लेंगे तो भूलेंगे नहीं फिर। नमस्ते ट्रंप जो कार्यक्रम था वो था नमस्ते ट्रंप। ठीक है। अच्छा, मोदी और ट्रंप के बीच में 3 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। इन 3 एमओयूज को भी देख लीजिए। मानसिक स्वास्थ्य, चिकित्सा उत्पादों की सुरक्षा तथा एलएनजी के लिए समझौता। ठीक है, तो ये तीनों जो है याद रखिएगा, कौन कौन से 3 एमओयूज पर साइन हुए, मानसिक स्वास्थ्य, चिकित्सा उत्पादों की सुरक्षा और एलएनजी के लिए समझौता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में कई देशों ने मार्च 2020 से आयोजित किए जाने वाले निशानेबाजी विश्व कप से अपना नाम वापस ले लिया है। इस विश्व कप का आयोजन कहां पर किया जा रहा था। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। निशानेबाजी का जो विश्व कप है वो भारत में आयोजित किया जा रहा है, और तमाम सारी जो अभी वर्तमान परिस्थितियां हो रही हैं उसके चक्कर में कई देशों ने अपना नाम वापस ले लिया है इंडिया आने से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्स कुनपुर 2020 क्या है। एक्स कुनपुर 2020 क्या है। ये जो है भारत और म्यांमार के बीच वायुसेना का एक युद्ध अभ्यास है, एक्स कुनपुर। ठीक, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, अभी इसको आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल दिया गया है और अब इसका नाम रख दिया गया है सुषमा स्वराज भवन। ठीक, सुषमा स्वराज भवन। साथ ही साथ विदेशी सेवा संस्थान है, उसका नाम भी सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान रख दिया गया है। ठीक, तो याद रखिएगा कौन कौन सा नाम बदले गए। प्रवासी भारतीय केंद्र, इसका नाम बदल दिया गया है। विदेशी सेवा संस्थान, इसका नाम बदल दिया गया है। दोनों के नाम जो है सुषमा स्वराज पर रख दिए गए। साथ ही साथ जो अंबाला का जो बस स्टॉप है, ठीक है, तो उसका नाम भी बदल दिया गया और ये सुषमा स्वराज बस स्टॉप रखा गया है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है। पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर, पूर्व वित्त मंत्री कौन थे, अरुण जेटली, तो उनके नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। तो अभी NIFM की जगह इनका नाम अरुण जेटली के ऊपर रख दिया गया है। अरुण जेटली फाइनेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट हो जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ फिरोज शाह कोटला मैदान का भी नाम अरुण जेटली
के नाम पे रख दिया गया है, आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी ये लास्ट ईयर। ठीक है, अभी देखिए हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रख दिया गया है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा, आप इन्हें अच्छे से याद रखना, कोई भी आपको एग्जाम में मिल जाएगा। हाल ही में बोगीबुल पुल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ठीक है, तो बोगीबुल पुल का नाम बदलकर अटल सेतु रख दिया गया है। बोगीबुल पुल काफी न्यूज में था लास्ट ईयर। आप मुझे बताइए कि ये पुल किस भारत के किस स्टेट में है, किस राज्य में है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि बोगीबुल पुल भारत के किस राज्य में है, और उसका अब जो नाम होगा वो होगा अटल सेतु। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 24, लोसर महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? लोसर महोत्सव, ठीक है, तो लोसर महोत्सव इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हो रहा है। ठीक है, लोसर महोत्सव। ओके, अभी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि जो हॉर्नबिल महोत्सव होता है, ठीक है, हॉर्नबिल, इसका आयोजन कहां पर किया जाता है? हॉर्नबिल, एक बार फिर से लिख देता हूं, हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी है इसके बारे में, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि हाल ही में किसे भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस नियुक्त किया गया है। ओके, तो इसका आंसर आपको पता होगा, इसका आंसर है बी पार्ट, बिपिन रावत। ये हमारे आर्मी के थल सेना अध्यक्ष थे, तो अब ये बन गए हैं सीडीएस। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो अभी आपसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में जो हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं वो कौन है? इनका नाम भी मैं आपको बता चुका हूं पिछले पार्ट में, तो इसका आंसर आप मुझे करके बताइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है। ठीक है, क्योंकि पहले तो विपिन रावत थे, तो अब ये सीडीएस बन चुके हैं, तो इनकी जगह किसी दूसरे की नियुक्ति की गई है, तो आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा, और इसका आंसर है बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में घोषणा हुई है जिसमें किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जाएगा? ठीक है, तो यह घोषणा कहां पर करी गई है? ओके, तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ओके, तो आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए। अच्छा, ऐसे जो भी लोग हैं जिनको लगता है कि करंट अफेयर्स आपका बहुत अच्छे से तैयार है, तो वो लोग इन वीडियोस को एज अ टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, स्पेशली करंट अफेयर्स के लिए। ओके, तो आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और आप कितना स्कोर कर रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ओके, तो अभी हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जाएगा? इसका आंसर है बी पार्ट, है ना, उत्तर प्रदेश में ये घोषणा करी गई है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ये जो है इस ट्रांसजेंडर के लिए विश्वविद्यालय खोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास 1 कक्षा 1 से लेके आप पीजी तक की तैयारी कर पाएंगे, इवन पीएचडी की डिग्री मिलेगी, रिसर्च वर्क भी यहाँ पर कर सकते हैं ट्रांसजेंडर्स। ओके, तो याद रखिएगा, आपसे डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिए कुशीनगर में ये विश्वविद्यालय खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में रोहतांग टनल का नाम बदलकर क्या रख दिया है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। ओके, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, हिंदू टनल, अटल टनल, भारतीय टनल और गांधी टनल। ठीक है, तो आई होप आपने आंसर अपना सही ही मार्क किया होगा, अटल टनल इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब रोहतांग टनल का नाम बदलकर अटल टनल कर दिया गया है। आपसे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पर कि ये जो रोहतांग टनल है ये किसे जोड़ती है? ठीक है, तो याद रखिए लेह को जोड़ती है मनाली से। ओके, अगर आपको मनाली से लेह जाना है तो आप कैसे जाओगे? आप जाओगे अटल टनल से होते हुए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 8 पश्चिम अफ्रीकी देशों ने साझा मुद्रा का नाम बदलकर रख दिया है। तो ये 8 वेस्ट अफ्रीका की कंट्रीज हैं, इन्होंने अपनी करेंसी का नाम बदल दिया है। तो अब क्या हो गया इनकी करेंसी का नाम? ठीक है, इको।
ओके, तो अब इनकी करेंसी है इको, बी पार्ट इज द राइट आंसर। इको इनकी करेंसी है। 8 कंट्रीज कौन कौन से हैं, आप इनको नाम भी आप ध्यान रखिए, बेनिन, बुर्किना फासो, गिनी बिसाऊ, आइवरी कोस्ट, माली, नाइजर, सेनेगल और टोगो। ठीक है, ये 8 कंट्रीज हैं और इन 8 कंट्रीज में से 7 कंट्रीज जो है ये फ्रांस के उपनिवेश रहे हैं। ठीक है, एक कंट्री जो मैंने आपको बताया गिनी बिसाऊ, ये फ्रांसीसी उपनिवेश नहीं था। इस तरीके से टोटल 8 कंट्रीज थे और यहां पर अभी तक जो करेंसी चलती थी वो थी आपकी CFA फ्रैंक, CFA फ्रैंक। ठीक है, तो इसमें क्या था यार कि ये फ्रांस के उपनिवेश थे तो यहां पर वही फ्रैंक इनकी चला करती थी। तो अभी जो है ये चेंज हो गया है, अब यहां पर जो इनकी करेंसी है उसका नाम है इको। ओके, देन नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अपन लोग। 4 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 5वां प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो अभी तक जो विदेश सचिव थे उनका नाम था विजय गोखले। ठीक है, तो अब जो है आपने आंसर अपना मार्क कर लिया होगा, हर्षवर्धन श्रृंगला, सी पार्ट, हर्षवर्धन श्रृंगला विजय गोखले को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमारे अगले विदेश सचिव होंगे हर्षवर्धन श्रृंगला, सी पार्ट इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2019 में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड आपको पक्का पता होगा, इसका आंसर सी पार्ट, अंधाधुन को दिया गया है। ठीक है, बेस्ट फिल्म, और इसमें बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है अक्षय कुमार को। ठीक है ना, अक्षय कुमार को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है। और साथ ही साथ जो पैडमैन मूवी है, ठीक है, पैडमैन, इसे भी एक पुरस्कार दिया गया है, इसे भी याद रखिए, इसको दिया गया बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यू। ठीक है, तो पैडमैन को बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू का पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, ये मैंने पिछले ही वीडियो में बताया है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 के लिए किसे दिया गया है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है। ठीक है, तो ये छठे का आंसर हो गया सी, अंधाधुंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7, भारत द्वारा संप्रीति अभ्यास का आयोजन निम्न में से किस देश के साथ किया जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, इंडिया की जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तमाम देशों के साथ भारत की सेनाएं, कोई आर्मी होती है, कई बार वायुसेना होती है, कई बार नौसेना होती है, ये अभ्यास करती हैं और ये परीक्षा में पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो अभी ये जो संप्रीति अभ्यास हुआ है ये किसके साथ किया है इंडिया ने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये अभ्यास बांग्लादेश के साथ किया है इंडिया ने। ठीक है, बांग्लादेश के साथ संप्रीति अभ्यास किया गया है। अभी 3 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच इसको आयोजित किया गया। मेघालय में इसका आयोजन करा गया है, इसलिए अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका पर्पस क्या होता है, इनका पर्पस ये है कि जो इंडिया और बांग्लादेश की सेनाएं हैं इनके बीच समन्वय स्थापित हो, कभी अगर जरूरत पड़ती है और साथ में ये लोग कहीं पर लड़ते हैं, किसी मिशन पर जाते हैं, तो इनके बीच एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो सके, इसलिए इन सभी अभ्यासों का आयोजन करा जाता है विभिन्न देशों के बीच में। तो संप्रीति किसके बीच होती है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ई गवर्नेंस पर जो सम्मेलन हुआ है इसका आयोजन करा गया है मुंबई में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो डी पार्ट इज द राइट आंसर। देन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, परीक्षा में एक ना एक इंडेक्स तो आपके में जरूर आएगा। ठीक है, तो कहीं पर आपको अगर किसी मैगजीन में मिल जाए जो इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं तो याद रखिए। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट है मैं इनको अपने वीडियोस में जरूर इंक्लूड करता हूं। हर एक वीडियो में कम से कम अगर 30 क्वेश्चन लाता हूं तो कोशिश करता हूं जो इंपॉर्टेंट 2-3 इंडेक्स तो मैं लेकर आऊं ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है,
तो इसमें भारत की क्या रैंक रही है? ओके, तो इसमें भारत को 112वां स्थान मिला है, 112वीं रैंक है। और देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं किसी भी इंडेक्स से। एक तो आपकी इंडिया की रैंक क्या है, ठीक है, इंडिया की रैंक कितनी है, कौन जारी करता है, ठीक है, और प्रथम स्थान किसका आया है। तो 3 चीजें आपको हर हाल में याद रखनी है। जारीकर्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF इसे जारी करता है, ठीक है। भारत की रैंक है 112वीं। इसके बाद जो पहला स्थान है ग्लोबल जेंडर गैप में, वो है आइसलैंड का। मतलब वही है कि किन देशों के अंदर पुरुष और महिला के बीच भेदभाव नहीं किया जाता है, तो उनमें सबसे अच्छी स्थिति में है आइसलैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता है, ठीक है। तो मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता है? आंसर करिए। डी पार्ट इज द राइट आंसर, टोनी एन सिंह, ठीक है। टोनी एन सिंह ने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता है। और भारत से जो प्रतिनिधि थी, ये थी सुमन राव, जो कि मिस इंडिया थी इस साल। ओके, तो सुमन राव को यहाँ पर तीसरा स्थान मिला है इस प्रतियोगिता के अंदर। 3rd रैंक थी सुमन राव की। ओके, ये भी पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखिएगा। टोनी एन सिंह मिस वर्ल्ड है 2019। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक का मतलब क्या हुआ कि इस सूचकांक में यह बताया गया है कि किस देश ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कैसे प्रयास किए हैं, ठीक है। जिसके एफर्ट सबसे अच्छे हैं उसे पहला स्थान मिला है, ठीक है। जिसके एफर्ट सबसे खराब हैं उसे लास्ट में स्थान दिया गया है। तो भारत पहली बार टॉप 10 में आया है, ठीक है, पहली बार टॉप 10 में आया है। और भारत की इस सूचकांक में रैंक रही है 9वीं, ठीक है। 9th रैंक मिली है इंडिया को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। ओके, कार्बन के इमिशन में काफी कमी करी है इंडिया ने, इसलिए इनको 9वां स्थान मिला है। और जो खराब प्रदर्शन करने वाले देश हैं उनमें यूएसए को सबसे आगे स्थान दिया गया है। देन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 12वें प्रश्न की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो पूछा ही जाना है आपसे। टाइम पत्रिका ने हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, याद रखिएगा। ग्रेटा थनबर्ग, ग्रेटा थनबर्ग एक 16 साल की बच्ची है जिसने जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत आवाज उठाई है, जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए, ठीक है। देखो इसने क्या किया है, ये एक तो स्वीडन की रहने वाली है। आप देखो इसके बारे में आपसे कई सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। ग्रेटा जो थनबर्ग हैं ये स्वीडन की रहने वाली है। ओके, 16 साल की इनकी उम्र है। इनको 2019 और 2020 2 सालों के लिए लगातार शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। और इन्होंने किया क्या है, देखो इनको एक सिंड्रोम से पीड़ित भी हैं, एस्पर्ग सिंड्रोम बोलते हैं इसको, एस्पर्गर सिंड्रोम, ठीक है। इस सिंड्रोम में क्या होता है कि सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये इस सिंड्रोम के लक्षण है। अच्छा, इन्होंने करा क्या कि देखो यार, इन्होंने जो है जब इनको पता चला क्लाइमेट के बारे में कि क्लाइमेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, तो इनके जो पेरेंट्स है इन्होंने बताना स्टार्ट किया इनको। तो ये 3-4 साल से बिकॉज ऑफ क्लाइमेट इश्यूज इनको डिप्रेशन हो गया इस बच्ची को, है ना। 2-3 साल डिप्रेशन से लड़ती रही, इसको सिंड्रोम भी था। तो फाइनली इन्होंने कहा क्या कि जब स्कूल जाती थी तो इन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया और जो स्वीडिश पार्लियामेंट थी उसके बाहर जाके इन्होंने धरना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, क्लाइमेट को सुधारने के लिए। ओके, तो इसके बाद और भी बच्चे जुड़ गए और एक मूवमेंट बन गया, स्कूल क्लाइमेट स्ट्राइक मूवमेंट, ठीक है, स्कूल क्लाइमेट स्ट्राइक मूवमेंट। और इसके बाद इनको फिर 2018 में जो क्लाइमेट कंट्रोल की समिट थी वहां पे उन्होंने भाषण दिया। इसके बाद 2019 में जो क्लाइमेट एक्शन समिट हुई थी
यूएन की जो क्लाइमेट एक्शन समिट होती है वहां पर भी इन्होंने अपनी स्पीच दी। और यहाँ पर इन्होंने एक जो जब स्पीच दे रही थी तब इन्होंने एक फ्रेज यूज किया था, हाउ डेयर यू। ठीक है, हाउ डेयर यू। ठीक, तो मतलब सीधे उन्होंने बोला कि हिम्मत कैसे हुई आपकी क्लाइमेट को खराब करने की। तो ये फ्रेज काफी न्यूज में रहा, मीडिया ने इसे बहुत कवर किया। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा न्यूज में रही है ये बच्ची ग्रेटा थनबर्ग, और इसलिए इनको जो है पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है 2019 के लिए टाइम मैगजीन के द्वारा। और आई होप इनको अभी नोबेल पुरस्कार भी दिया जा सकता है शांति के लिए। ओके, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 ग्रेटा थनबर्ग। ओके, नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 13। 13वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मानव विकास सूचकांक इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आपको पता होगा इसका आंसर। इसका आंसर है ए पार्ट, 129वां स्थान मिला है। ठीक है, 2018 में जब ये इंडेक्स जारी किया गया था तब भारत को 130वां स्थान दिया गया था। और आई होप ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा गया था 2018 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तो खैर अभी एक अंक की इसमें बढ़ोतरी हुई है। और ये इंडेक्स जारी किसके द्वारा किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसको जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। 129वां स्थान है मानव विकास सूचकांक के अंदर भारत का। अब आपसे मैं यहां पर क्वेश्चन पूछूंगा कि पहला स्थान किसका है? ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान किसका है? क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। 14वां प्रश्न, हाल ही में किसे वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दिया गया है अकित्तम अच्युतन नंबूदरी। ओके, सी पार्ट इज द राइट आंसर। मलयाली लेखक है ये अकित्तम अच्युतन नंबूदरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है 2019 का। देन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि बनाया गया है? ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आंसर आपने मार्क कर लिया होगा, ये मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। तो इसका आंसर है डी पार्ट। डी पार्ट इज द राइट आंसर। ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है जायरे बोल्सनारो। ओके, जायरे बोल्सनारो ये आए थे मुख्य अतिथि बनकर हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे। देन विल सी क्वेश्चन नंबर 16। बायोडीजल का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य निम्नांकित में से कौन है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बायोडीजल का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य जो है आपका छत्तीसगढ़। बी पार्ट इज द राइट आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 17। 17वां प्रश्न है, 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय कौन है? ठीक है, ये आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्योंकि ये एक भारतीय हैं और इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है अर्थशास्त्र का। तो ये है अभिजीत बनर्जी। ठीक, 3 लोगों को ये नोबेल पुरस्कार दिए गए अर्थशास्त्र के लिए। तो एक है अभिजीत बनर्जी और इनकी पत्नी को भी ये नोबेल प्राइज दिया गया है। आप इनका नाम लिखिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको निश्चित रूप से पता होने चाहिए। मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछना चाहता हूं कि आपको कितनी चीजें याद रहती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 18। 18वां प्रश्न है, जलवायु संकट सूचकांक 2020 में जलवायु परिवर्तन के खतरों से प्रभावित देशों में शीर्ष देश कौन सा है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। जलवायु संकट सूचकांक 2020 में जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित देश हो सकता है जापान। ठीक है, तो डी पार्ट इसका राइट आंसर है। ओके, याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 19। 19वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। हाल ही में कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है?
ओके, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता भी चुका हूं। आंसर है सी पार्ट, क्रिस्टीना कोच। ओके, तो ये नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं और ये 290 दिन, जो पहला रिकॉर्ड था 290 दिन का, जो कि पेगी मेरी के द्वारा बनाया गया था, पेगी मेरी। ठीक है, तो अभी क्रिस्टीना कोच, इन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ओके, तो अब ये जो है अंतरिक्ष में रहने वाली सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। ओके, नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 20th, 20वां प्रश्न देखेंगे। आम बजट 2020-21 में कितनी लंबी रेलवे लाइन को इलेक्ट्रिक बनाने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो कितनी लंबी रेलवे लाइन को इलेक्ट्रिक बनाया जाएगा इस बजट में ये घोषणा की गई है? इसका आंसर है बी पार्ट, 24,000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। ओके, बजट से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे याद रखिएगा। देन अगला क्वेश्चन फिर से बजट से ही है। आम बजट 2020-21 में निर्यातकों की सहायता के लिए किस योजना की घोषणा करी गई है? ठीक है, तो इसमें जो है इसका आंसर आपने मार्क कर लिया होगा, डी पार्ट है। एक निर्भीक योजना इस बजट में डिस्कस करी गई है, निर्भीक। ठीक, तो ये जो निर्भीक योजना है, ये निर्यातकों, जो एक्सपोर्टर्स हैं, इनकी सहायता करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है, निर्भीक। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। देन क्वेश्चन नंबर 22, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या रही है? इट्स अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, तीसरा इंडेक्स है जो मैं आपसे इसमें डिस्कस कर रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो यहाँ कि ये जो भ्रष्टाचार धारण सूचकांक है, इसे कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये संस्था है, ये इस सूचकांक को जारी करती है। और इसमें भारत की रैंक क्या रही है इस साल? तो इसमें जो है 80वीं रैंक रही है, 80th रैंक रही है भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत की। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। देन क्वेश्चन नंबर 23, 23वां प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2020 के लिए भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें संस्करण का विषय क्या था? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस, हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण था, याद रखिएगा। कहां पर इसका आयोजन करा गया? बेंगलुरु में इसका आयोजन करा गया। यहाँ की जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, उसमें इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, जो 106वां एडिशन था, उसका आयोजन हुआ था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में। ओके, अभी जो है जो समिट हुई थी, ये जो सम्मेलन हुआ था भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां, इसमें थीम क्या थी? ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर आपने मार्क कर लिया होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। ये इसका जो है इसकी थीम थी इस संस्करण का। तो याद रखिएगा, ए पार्ट इसका सही आंसर है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2019 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2004 से 2017 तक भारत के कितने प्रतिशत जंगल आग के शिकार हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा अलग है। और आप ये बात मान के चलिए कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से कम एक क्वेश्चन तो आपको मिलने ही वाला है। बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस की अपने वीडियोस में, फॉरेस्ट सर्वे को लेकर, कितना परसेंट जंगल है और कितना परसेंट मैंग्रोव है, सब चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कहाँ पर सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है ना, कहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा जंगल है, इस तरीके के बहुत सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2004 से 2017 तक भारत के कितने प्रतिशत जंगल आग के शिकार हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ए पार्ट। ठीक, 21.40% जो जंगल हैं 2004 से 2017 के बीच आग के शिकार हुए हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देन क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य ने 256 पदक जीतकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की जो चैंपियन ट्रॉफी प्राप्त की है? ठीक है, देखो यार, ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, इसका तीसरा संस्करण था भी। इसका आयोजन गुवाहाटी में हुआ, आसाम में, गुवाहाटी में। ठीक है, इसमें जो सबसे अधिक जो मेडल जीते हैं नंबर 1 पे, वो कौन सा राज्य है?
वो है महाराष्ट्र। ठीक है, 256 पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने। सेकंड नंबर पर हरियाणा है। ठीक, थर्ड नंबर पर है आपका दिल्ली। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखिएगा। ओके, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का पुरस्कार इस प्रतियोगिता में शिवांगी शर्मा को दिया गया है। ठीक, शिवांगी शर्मा ये एक तैराक हैं ना, स्विमर हैं ये, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 26, 26वां प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिकों ने किस देश के मच्छरों में पाए गए एक नए वायरस को यादा वायरस का नाम दिया है? देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ वायरसेस हैं जो हाल में न्यूज़ में रहे हैं। यादा वायरस तो है ही, साथ ही साथ जो कोरोना वायरस है उसके कारण तो भयानक हाहाकार मचा ही हुआ है मीडिया में या हर जगह। तो इनसे क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लीजिए, यादा वायरस जो है ये ऑस्ट्रेलिया में जो मच्छर पाए गए हैं उनमें पाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोरोना वायरस से बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी। ठीक है, कोरोना वायरस कहाँ से हुआ है स्टार्ट? वुहान सिटी से, चाइना में इसके सबसे पहले जो पेशेंट्स थे वो पाए गए। WHO ने जो इसको नाम दिया है, याद रखिएगा, कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 इसका नाम है। ये आपसे पूछा जा सकता है, नोबेल करेना एन भी लगा रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और मुख्य रूप से कौन कौन से कंट्रीज अभी प्रभावित हुए हैं, तो आप याद रखिए, चाइना है, ठीक है, साउथ कोरिया है, देन ईरान है ना, और इटली। ये 4 कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तो हो सकता है आपसे ऐसे कुछ क्वेश्चन बन जाए, है ना, तो याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 27, 27वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सामाजिक कल्याण के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो ये जो पुरस्कार है चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड, ये दिया गया है हेमंत सोरेन को। ठीक, हेमंत सोरेन को ये पुरस्कार दिया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि हेमंत सोरेन किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ओके, आप बताइएगा कमेंट में। देन अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। दक्षिण अमेरिका के किस देश को हाल ही में G77 समूह की अध्यक्षता दी गई है? ठीक है, तो G77 इस समूह की अध्यक्षता अभी किसने करी है? गयाना ने। ठीक है, तो गयाना को अध्यक्षता दी गई है, साउथ अमेरिका का ये कंट्री है। देन क्वेश्चन नंबर 29, प्रोजेक्ट रीप्लान किससे संबंधित है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट रीप्लान किससे संबंधित है? ओके, तो इसे याद रखना, ये जो प्रोजेक्ट है ये प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के उद्देश्य से शुरू करा गया है। तो याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लास्टिक अपशिष्ट के बारे में ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट रीप्लान। ओके, देन अब हम बात करेंगे इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। 30वां प्रश्न है और सारे के सारे क्वेश्चंस परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। हाल ही में दामिनी हेल्पलाइन नंबर जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, यह किस विभाग से संबंधित है? ओके, तो ये जो दामिनी हेल्पलाइन नंबर है, आपको ऐसे लगेगा दामिनी इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कुछ होगा, तो आप तुरंत विद्युत विभाग मार दोगे कि तुक्का माने जा रहे हैं। तो ये ऐसा है नहीं। जो दामिनी हेल्पलाइन नंबर है ये सड़क परिवहन विभाग से संबंधित है। बी पार्ट इसका सही आंसर है। ओके, तो इस तरीके से 30 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं और आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस याद रहेंगे परीक्षा में, जो कि आपसे निश्चित रूप से ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आता हूँ अपने हर एक वीडियो में। ओके, तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे ये मैंने अपने टेस्ट सीरीज में भी पूछे थे, तो वहाँ से मैंने पिक कर लिए। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैं अपने नोट्स में लिख कर लाता हूँ, तो किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास क्वेश्चंस आने चाहिए, आपको उनके आंसर पता होने चाहिए और आपको याद रहे परीक्षा में, जिससे कि आप अपने आंसर सही से मार्क कर पाओ। क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि 20 प्रश्न आएंगे आपकी बीईओ परीक्षा में करंट अफेयर से। तो अगर आप सब कुछ अच्छे से मेरे वीडियोस पढ़ते जा रहे हो तो आप 15-16 क्वेश्चन तो आप सही करोगे ही करोगे। ठीक है,
तो आई होप आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा, जो आपको नोट करना नोट कर लिया होगा, और वीडियो को अब तक लाइक भी कर दिया होगा। ठीक है, इतने अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हो तो करना बनता है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा मेरे खुद के मोटिवेशन के लिए। ओके, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गेट सर्किल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सर्किल। आज खंड शिक्षा अधिकारी के करंट अफेयर्स की सीरीज का हम लोग 5वां वीडियो करने जा रहे हैं। इसके पहले 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं मैं, और करीब हम लोग 100 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, जो बीईओ परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में भी मैं 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जो लोग बीईओ की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, और मई में जो लोग आरओ एआरओ की परीक्षा देंगे प्रीलिम्स, उनके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मेरी पूरी जो सीरीज़ है, इसमें हर दिन मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ, जिसमें मैं 25 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तो आप लोग डेली हमारे चैनल पर आके इन वीडियोस को देखते रहिए। 25-25 प्रश्न हम लोग डेली करते जाएंगे, और कोशिश यही करता हूँ कि क्वेश्चन रिपीट ना हो, यूनिक क्वेश्चंस लेकर आऊँ मैं, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो वही अपने वीडियोस में इंक्लूड करूँ। इस तरीके से परीक्षा तक आपका करंट पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। आपको करना यह है कि आपको एक एक प्रश्न रट लेना है, जो भी मैं कराऊं, और इसके अलावा जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ क्वेश्चन के साथ में, आपको उन्हें भी याद रखना है। क्योंकि जो चीज़ मैं बताता हूँ उस क्वेश्चन के साथ में, वो भी इंपॉर्टेंट है, उनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो जिन लोगों ने भी अब तक गेट सर्किल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। यूपीपीएससी की सभी परीक्षाओं के लिए हमारे वीडियोस बहुत यूजफुल रहते हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अभी। ये एक्चुअली मेरी जो बीईओ की टेस्ट सीरीज चलती है, उसमें इन सभी क्वेश्चंस को मैंने पूछा है कई सारे डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स में। तो उन्हीं में से इन क्वेश्चंस को लिया है। ये टेस्ट सीरीज के पैटर्न में ही बनाया है इसको। देखिए ऊपर सीरीज टाइम भी चल रहा है, ऐसे ही टेस्ट पेपर होता है हमारा। तो जो लोग बीईओ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसके लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करना होगा, 9620778189। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके, अगर आप इस टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 2019 विश्व कबड्डी कप का आयोजन करने का निर्णय लिया है? तो जो विश्व कबड्डी कप है, इसका आयोजन कहाँ पर होना है? पंजाब में। आई थिंक इसको हो भी चुका होगा ये। तो पंजाब में इसका आयोजन किया जा चुका है। ओके, तो इसका आंसर है बी पार्ट इज द राइट आंसर। जिन लोगों को इनके आंसर्स पता है, तो आप उनके आंसर्स भी करते जाएगा, बिकॉज क्या है ना, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच के हैं, इन 3 महीने के। बीईओ के लिए आपको पिछले 6 महीने का करंट पढ़ना है, तो आप मान के चलिए आप सितंबर से लेकर फरवरी तक का करंट अफेयर्स पूरा तैयार करिए। ठीक। तो ये जो इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं, ये मोस्टली अक्टूबर नवंबर के हैं, है ना। तो सीरीज में चल रहा हूँ मैं। पिछले वीडियो में मैंने फरवरी के क्वेश्चन लेकर आया था। तो इस वीडियो में आपको दिसंबर के, नवंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके। तो जिन लोगों ने अपना ये सारा इन मंथ्स के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर रखे हैं, तो उनके लिए एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप अपने आंसर भी साथ साथ मार्क करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय रेलवे जोन ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेनों में गुलाबी कोच लगाए हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है हाल में ही। तो देखो भैया, कौन से रेलवे जोन ने लगाए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए गुलाबी कोच? ये लगाए गए हैं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। ठीक है। तो ये इसका बी पार्ट है इसका आंसर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। ओके, तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 2019 के लिए 7वीं आर्थिक जनगणना किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित की जा रही है? 7वीं आर्थिक जनगणना होनी है। ओके। तो यार देखो, इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है किस नंबर की ये जनगणना है, तो आप ये याद रखना 7वीं जनगणना है ये। और ये किसके द्वारा कराई जा रही है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा कराई जा रही है। सी पार्ट इसका सही आंसर है। ओके, तो ये याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के अनुसार
भारत में किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? इसका आंसर पता होगा, जो लोग भी करंट अफेयर्स को थोड़ा ठीक से पढ़ रहे हैं डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता होगा, क्योंकि ये जो टाइगर सेंसस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2018 का जो सेंसस था 2019 में इसको रिलीज करा गया मोदी जी के द्वारा। तो इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और डेफिनेटली आपको एक प्रश्न मिलेगा। आर ओ की परीक्षा में या बीईओ की परीक्षा में एक प्रश्न तो जरूर बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब स्टार्ट किया गया था? आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट में मैंने सबके बारे में बताया भी है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था। ओके, ये कमेंट करके बताइए आप लोग। इसके बाद जो इसमें जो सेंसस है 2018, इसमें सबसे ज़्यादा जो बाघों की संख्या है वो किसमें है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने बाघ पाए गए हैं? 526। याद रखिए, सबसे ज्यादा एमपी में है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आपको मिलेंगे कर्नाटका में। ठीक है, इसके बाद सबसे सेकंड नंबर पे मिलेंगे कर्नाटका में, वहां पे 524 थे। ठीक है, 524। और इसके बाद थर्ड नंबर पर आपको मिल जाएंगे उत्तराखंड में। ओके, उत्तराखंड में 442 बाघ पाए गए हैं। ठीक है, ये तो स्टेट वाइज हो गया। अभी टोटल कितने बाघ हो गए हैं? 2018 के सेंसस में आपको जो टोटल बाघों की संख्या मिली है वो 2967 है। 2967 बाघ हैं 2018 के सेंसस में, जबकि 2014 के सेंसस में थे ये 222 2226। ठीक है, ये 2014 में थे। ओके, 2226। तो यार देखो, आजकल जैसे यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से 2014 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए याद रखना, 2224 थे 14 में और 2967 हुए हैं 2018 की सेंसस में। कितने प्रतिशत की ग्रोथ है ये भी याद रखिए, 33% की ग्रोथ है। ठीक है, इन 4 वर्षों में जो जो ग्रोथ है वो जो है 33% है। ओके, और सबसे ज्यादा इंक्रीज किस स्टेट में? देखो, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो एमपी में है, साथ ही साथ जो बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है तो वो भी सबसे ज्यादा परसेंट एमपी में ही है। मध्य प्रदेश में बाघों की जो संख्या है वो 71%। और इसके बाद सेकंड नंबर पर आप बात करेंगे तो वो महाराष्ट्र में जो बाघों की संख्या की वृद्धि है, तो महाराष्ट्र में जो है सेकंड नंबर पर आता है। यहाँ पर 64% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। और देखो, जैसे वृद्धि तो हुई है, दो स्टेट ऐसे भी हैं जिनमें बहुत बुरा परफॉर्म किया है इसमें। तो सबसे खराब जो काम किया गया है टाइगर की रक्षा के लिए, तो वो दो स्टेट याद रखिए। छत्तीसगढ़ इस वर्ष सबसे खराब। ठीक है, छत्तीसगढ़ में टाइगर की संख्या कम हुई है, इवन बढ़ने तो छोड़ दो, कम हो गई छत्तीसगढ़ में और मिजोरम में। ठीक है, तो ये भी याद रखो, किन दो स्टेट्स में कम हुई? छत्तीसगढ़ और मिजोरम में। इसके बाद सबसे ज्यादा टाइगर किस रिजर्व के अंदर बढ़ गए हैं? ये याद रखना, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में। ठीक है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में। तो वहां पर सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है टाइगर्स की पॉपुलेशन में, सत्यमंगलम। ओके, तमिलनाडु का ये टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। अभी जैसे जो ग्लोबल टाइगर डे है वो कब मनाया जाता है ये भी याद रखिए, 19 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है, 19 जुलाई को। ओके, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, आप इनको याद कर लीजिएगा। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5, भारत पाक संबंध पुलवामा और बालाकोट के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, और आपसे ये पूछी जा सकती है। ठीक, तो ये जो किताब है भारत पाक रिलेशंस बियॉन्ड पुलवामा एंड बालाकोट, किसने लिखी है? इसका आंसर बता सकते हैं आप तो बताइए। ओके, यूवी सिंह इसका सही जवाब है। ठीक, यूवी सिंह ने किताब लिखी है। आप लोग साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा है। ओके, एक तरीके से आपकी टेस्ट सीरीज हो जाएगी करंट अफेयर्स के लिए। कौन सा राज्य 2020 में खेलो इंडिया के तीसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कहाँ पर हुआ है 2020 का? बताइए। आसाम में इसका आयोजन किया गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो खेलो इंडिया का जो तीसरा संस्करण है उसका आयोजन आसाम में किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है,
भारत नेपाल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए नई बस सेवा की शुरुआत की गई है। कौन से दो स्टेशन हैं जो बस से जुड़ेंगे? ठीक, भारत और नेपाल के बीच में बस सेवा स्टार्ट करी गई है कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। ओके, जी हाँ, बी पार्ट इज द राइट आंसर। काठमांडू से सिलीगुड़ी में ये बस सर्विस स्टार्ट करी गई है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8, वह देश कौन सा पहला खाड़ी देश है जहां हाल ही में पीएम मोदी ने रुपे कार्ड लॉन्च किया है? ठीक है, अभी गल्फ कंट्रीज में इनकी विजिट थी प्रधानमंत्री मोदी की, तो वहां इन्होंने एक कंट्री के अंदर जाके रुपे कार्ड लॉन्च किया है। तो ये कौन सा देश है? मार्क कर लिया होगा आपने इसका आंसर। ए पार्ट इज द राइट आंसर। यूएई में जो है पीएम मोदी ने रुपे कार्ड को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, पीएम मोदी ने हाल ही में किस देश में 2 एयर इंडिया विमान दुर्घटना पीड़ितों के स्मारक का उद्घाटन किया है? ओके, तो ये इसका आंसर मार्क कर लिया होगा आपने। इसका आंसर है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस गए थे अभी मोदी जी, वहां पर इन्होंने 2 एयर इंडिया दुर्घटना पीड़ितों के स्मारक का उद्घाटन किया है। देन क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मुफ्त दवा योजना में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जो आपका नेशनल हेल्थ मिशन है, इसमें जो फ्री मेडिसिन दी जाती है, तो इसमें किस स्टेट को सबसे अच्छी रैंकिंग मिली है? तो ये है राजस्थान। राजस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देन क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 11वां, दयालुता के लिए पहला विश्व युवा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये अपने इस तरह का पहला सम्मेलन है। ओके, वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस फॉर काइंडनेस। ओके, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। ए पार्ट इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, क्योंकि पहला सम्मेलन है तो इस कुछ पता नहीं है कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, तो ऐसे ऐसी चीज़ों को भी आपको याद रख लेना चाहिए। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा हाल ही में समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में कौन सा राज्य सूची में सबसे ऊपर? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपीपीएससी की परीक्षा में भी इसके पूछे जाने के बहुत चांसेस थे, पर ये नहीं पूछा गया, तो आपसे बीईओ में पूछा जाएगा। ठीक, नीति आयोग से कुछ भी पूछा जाए इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। ओके, तो नीति आयोग ने ये एक समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जारी किया है, इसमें यह बताया है कि किस राज्य के अंदर जो वाटर मैनेजमेंट है वो सबसे अच्छे तरीके से किया जा रहा है। अब इसमें इन्होंने दो सूची निकाली है, एक तो है नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट। ठीक है, जो पहाड़ी राज्य हैं और नॉर्थ ईस्ट वाले, उनमें क्या है वो अलग है कैटेगरी, और एक जो इसके अलावा जो स्टेट्स हैं, ठीक, उनमें। तो इन दो कैटेगरी हम देखेंगे, तो जो है आपकी जो हिमालयन को छोड़ दीजिए, जो प्लेन एरियाज हैं, जो यूपी हैं, एमपी हैं, गुजरात, केरला, राजस्थान, ऐसे राज्य हैं, उनमें सबसे अच्छा जो वाटर मैनेजमेंट हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? गुजरात के अंदर। तो उसमें आपका ए पार्ट सही हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, अच्छा, और जो आपके नॉन हिमालयन स्टेट्स हैं, सॉरी, नॉन हिमालयन तो गुजरात हुआ, जो हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं, तो उनमें सबसे पहली नंबर पर कौन आता है? हिमाचल प्रदेश। सबसे अच्छा जो वाटर मैनेजमेंट है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में नंबर 1, और नंबर 2 पे है यूके, उत्तराखंड। ठीक, ओके। अच्छा, जो प्लेनर एरिया में नंबर 1 पे गुजरात है, नंबर 2 पे कौन सा है? नंबर 2 पे है आपका आंध्र प्रदेश, वाटर मैनेजमेंट के मामले में। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, गुजरात नंबर 1, आंध्र प्रदेश नंबर 2, हिमालयन स्टेट में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 और उत्तराखंड 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा नीति आयोग से कुछ प्रश्न बनते हैं। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन का नाम क्या है? राजीव कुमार। पता आपको? डॉक्टर राजीव कुमार, ये वाइस चेयरमैन है। और इसके बाद सीईओ का नाम आपको पता होगा, अमिताभ कांत सीईओ है नीति आयोग के। ठीक, इसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय भी हाल ही में बना है, नया नया जल शक्ति मंत्रालय। ठीक, तो इनके मंत्री के नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ये मैंने बताया हुआ है। ठीक, तो जल शक्ति मंत्रालय है, उनके जो मंत्री हैं इनका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि हर साल किस महीने को पोषण के महीने के रूप में मनाया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी पार्ट। ठीक है, सितंबर को आप जो है आगे से हर महीने पोषण के महीने के रूप में मनाया जाएगा हर साल। क्वेश्चन नंबर 14 है, फिट इंडिया मूवमेंट पर गठित समिति के प्रमुख कौन होंगे। ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट पे कमेटी बनाई गई है, उसके प्रमुख होंगे किरण रिजिजू। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 15वां, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस वर्ष के राज्य रूफटॉप सौर आकर्षण सूचकांक सरल को किस राज्य द्वारा सबसे ऊपर रखा गया है। जो स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स है, इसमें सबसे पहले रैंक पर कौन है, सबसे टॉप किसने किया है, सबसे ज्यादा अच्छा काम किस स्टेट के अंदर हुआ है रूफटॉप सोलर के लिए। ठीक है, तो ये जो है सबसे अच्छा हुआ है कर्नाटका में। नंबर 1 पर है कर्नाटका, नंबर 2 पर है तेलंगाना और नंबर 3 पर है गुजरात। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो सरल सूचकांक है इसको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा जारी किया जाता है, मनरे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, भारत के साथ हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास में कौन सा देश भाग लेगा। ठीक है, तो हैंड इन हैंड ये एक्सरसाइज चाइना के साथ इंडिया करता है, तो चाइना के साथ ये सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 17, पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार से सम्मानित किया है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे जितने भी अवार्ड दिए गए हैं मोदी को हाल ही में, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ जायद ये किसने दिया है, ये अवार्ड दिया है यूएई ने, भारत के प्रधानमंत्री को। ठीक है, मोदी जी को यूएई ने ये पुरस्कार दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, मनमोहन सिंह को किस राज्य से सभा के सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो याद रखिए इसमें राजस्थान से मनमोहन सिंह को राज्यसभा सदस्य के रूप में चुना गया है। देन क्वेश्चन नंबर 19, ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड 2019 किसने जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा सकता है, पीसीएस में नहीं पूछा गया तो बीईओ या आरओ में कहीं ना कहीं तो पक्का मिलेगा। ठीक है, तो ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड ये नरेंद्र मोदी को दिया गया है, पर्यावरण के लिए इन्होंने काफी काम करा है। ओके, तो उसकी वजह से इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए की दूसरी बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ठीक है, तो ये दूसरी बैठक भी इंडिया में ही हो रही है, तो याद रखिएगा इंडिया जो है आईएसए की दूसरी बैठक की मेजबानी करेगा। देन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, धनतेरस पर किस राज्य ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की है। ठीक है, तो किस राज्य के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई है। ओके, तो इसका आंसर मार्क करिए, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी का करंट अफेयर्स है, तो यूपी की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, जायर अल बहार भारत और किस देश के बीच आयोजित एक नौसैनिक अभ्यास है। ये क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, रिपीट हुआ यहां पर। ठीक, तो कतर के साथ भारत इस एक्सरसाइज को कर रहा है, नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, नौसैन्य अभ्यास है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे। भारत कतर के साथ जायर अल बहार एक्सरसाइज का आयोजन करा भारत ने। क्वेश्चन नंबर 23, गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राज्य से हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा, और बिहार वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साथ ही साथ यूपी वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह, इनको आइंस्टीन के मतलब इनकी तुलना आइंस्टीन के साथ करी गई थी, काफी ब्रिलियंट थे और ये बिहार से संबंधित हैं। ठीक है, इसका आंसर सी पार्ट है, बिहार के भोजपुर जिले से इनका संबंध है। इनको सिजोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी हो गई थी और इसके बाद जो है हाल ही में इनका निधन हो गया। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 24, टाइम 100 नेक्स्ट में किस भारतीय स्प्रिंट को सूचीबद्ध किया गया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्युति सिंह इज द आंसर।
डी पार्ट सही जवाब है। द्युति सिंह को टाइम 100 नेक्स्ट में भारतीय स्प्रिंट के रूप में इनको इनको सूचीबद्ध करा गया है, और ये 100 मीटर में भाग लेती। देन क्वेश्चन नंबर 25, आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मतलब 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ठीक है, तो इसका आयोजन किया गया है ब्राजील में। सी पार्ट, ब्राजीलिया सिटी के अंदर इसका आयोजन करा गया है। इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स समिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो इसमें से आपसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं ब्रिक्स से संबंधित। अब कुछ कुछ समझ लेते हैं। जो ब्रिक्स है उसका जो है गठन कब हुआ था? 2006 में ब्रिक्स का गठन किया गया था। ठीक, जो पहली समिट हुई थी वो 12 जुलाई 2006 में हुई थी रशिया के अंदर। ठीक है, अच्छा, और अब जो टोटल 5 इसमें कंट्रीज हैं, आपको पता ही है कौन कौन से मेंबर हैं। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, 5 इसके सदस्य हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अभी इसकी 11वीं बैठक हुई थी ब्राज़ील में। जो 12वीं है वो होनी है रशिया के अंदर। ठीक है, 12वीं है रशिया में, होगी सेंट पीटर्सबर्ग में। ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि 2020 में कहाँ पर होनी है ब्रिक्स की समिट। तो ये जुलाई में होगी, जुलाई 2020 में रशिया के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। इस तरीके से हमने जो है आज के वीडियो के 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। इंपॉर्टेंट है, डेली मैं ऐसे वीडियोस लेकर आता हूँ आपके लिए, तो आप डेली ही इन वीडियोस को देखते रहना। 15-20 मिनट के वीडियोस होते हैं, थोड़ा फास्ट कवर करता हूँ जिससे आपका टाइम बहुत वेस्ट मत हो, और आपके ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज होते चले जाएंगे। आपको इनमें जो नए क्वेश्चन मिलते हैं, जो आंसर आपको पता नहीं है, तो आप उनको लिखते जाइए। मेरे उम्मीद से आप अगर अच्छे से करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो एक 25 क्वेश्चन के वीडियो में आपको मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। तो उन 5-6 क्वेश्चन को आप नोट करते जाइए, एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज कर लेना। पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आप सही करके आओगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गेट सर्किल। ओके, गुड बाय, टेक केयर।